हेलो गाइस, आज हम लोग आपके लिए लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर एंशिएंट इंडिया से। इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री का वन लाइनर, मिडवियल हिस्ट्री का वन लाइनर, पॉलिटी वन लाइनर ये सारे अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो इन सारे वीडियो को आप जाके पहले देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी, जिसके लेखक है कल्हण। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के या पंचमार्क कॉइन। ये सबसे पहले सिक्के थे जो भारत में चलाए गए थे। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो यह है स्टुअर्ट पिगट की। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इन टू शब्द का। ध्यान रखिएगा, हिंदू शब्द का प्रयोग जो किया हुआ था वो अरब के लोगों ने किया था और चीन के लोगों ने किया था इन टू शब्द का प्रयोग। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरालिपि विद्या। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो यह हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? वी.ए. स्मिथ ने। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। जो विदेशी यात्री भारत आए उन्होंने भारत के बारे में कुछ लिखा है, यही विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? तो जेम्स प्रिस्प ने इसे पढ़ा था 1837 में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, वेवसत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का। कौटिल्य अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? कल्पसूत्र से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश, जो दक्षिण का प्रथम वंश था या प्रथम साम्राज्य। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है तो यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। नारद स्मृति में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति। स्त्री को पुरुष के अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन करना। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है? तो डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस लिए प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहेला नाम से यह प्रसिद्ध है। हेन स्वांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय में, जो कि बिहार में स्थित है। बौद्ध स्तंभ लेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। हेन सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया? तो सी.यू. की। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो अल बरूनी ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में आया हुआ था? तो मुहम्मद बिन तुगलक के काल में। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो दक्षिण में एक पांड्य राज था, उसकी यात्रा मार्को पोलो ने की थी। पंतजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश के। अब देख लेते हैं कुछ लेखक। फाहियान जो आया हुआ था वो 399 से 414 एडी के समय आया था भारत। उन्होंने भारत दशा का विवरण दिया और भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, जिस समय गुप्त काल भारत में चल रहा था। इसके बाद आया हेन सांग। हेन सांग जो आया हुआ था वो हर्षवर्धन के समय में आया था। इन दोनों नामों में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हेन सांग जो था हौ से हर्षवर्धन, ध्यान रखिएगा। और फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ये हर्षवर्धन के समय में आया हुआ था। हर्ष को शिला द्वितीय की उपाधि दी।
इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और शाक्य मुनि नीति पंडित भी इसे कहा जाता है। इसकी जो रचनाएं हैं हिंसवैंग की, ये CU की है और पाश्चात्य संसार का लेखक भी इसे कहा जाता है। इनका जो आने का समय है ह्वेनसांग का, वो है 629 से लेकर 645। इसके बाद इति सिंह है, ये 673 से 675 के बीच में भारत में रहा। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं उसने लिखी। चीनी बौद्ध यात्री है, इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी किया। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह रॉबर्ट ब्रूसफुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो प्राचीन भारत में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पत्थर का, बाद में आप देखिएगा कांस्य का करेंगे, और बाद में जब लोहे की खोज हो जाएगी वैदिक काल के बाद, तब लोहे का हथियार आपको मिलना दिखना स्टार्ट हो जाएगा। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, यह था पिथेकेथ्रोपस। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह हथनौरा से मिलता है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह कालीबंगा से। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए? मेहरगढ़ में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन थे? तो यह था कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? मध्य पाषाण काल में। देखिए, पाषाण काल को भी है ना पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण में बांटा गया है। तो पूरा पाषाण का जो मध्य पाषाण है उसी में पशुपालन के आपको लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और वहाँ से ही आपको जानवरों को और कृषि करना यहीं से स्टार्ट माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? तो यह आदमगढ़ से मिले। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में हुई? नव पाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन था? तो यह जौ था। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं कुछ ताम्रपाषाणी गांव, जैसे स्थल इनाम गांव। इसकी जो स्थिति थी वह महाराष्ट्र में थी। यहाँ पे जो है कच्ची ईंटों के मकान और गोलाकार गड्ढों वाला मकान मिला है। दायमाबाद यह भी महाराष्ट्र में था। इसकी जो इस यहाँ से जो मिला है वह है सबसे बड़ा ताम्रपाषाण स्थल है। नवदा टोली महाराष्ट्र में ही है इसकी स्थिति। यहाँ पे चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण है। नेवासा महाराष्ट्र में ही है। पटसन का जो है सबसे पहला साक्ष्य नेवासा में मिला है। ताम्रवती राजस्थान में काले मृदभांड सफ़ेद रेखिक चित्रों से सजे हुए यहाँ मिले। ये जितने भी स्थल है ये सारे ताम्रपाषाण कालिक स्थल है। भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यह भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? तो यह नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है मध्य पाषाण से। देखिए, ये पत्थर के ही औजार होते थे। बाद में धीरे धीरे है ना आदिवासियों ने या हमारे पूर्वजों ने हथियार जो बड़े बड़े पहले यूज करते थे उन्हें धीरे धीरे छोटा करना स्टार्ट कर दिया, तो बाद में बहुत छोटा आकार का बनाया। इसे ही माइक्रोलिथिक औजार कहते हैं। ये मध्य पाषाण में है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो बेलन घाटी में जो औजार मिला वह निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से है? तो यह है महदाहा और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में।
क्वार्टाजाइट पत्थरों के स्थान पर जस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पूरा पाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम नव पाषाण काल में सीखा। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण शिवालिक की पहाड़ी पे मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। हड्डी निर्मित उपकरण सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ था? तो यह हस्तिनापुर में हुआ था। अब देख लेते हैं कुछ नवपाषाणकालीन स्थल, जैसे बुर्ज, इसकी जो स्थिति है वो कश्मीर में है। यहाँ पे जो है कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले। गुफकराल कश्मीर में ही इसकी स्थिति है। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। हड्डी निर्मित औजार मिला है, जहाँ पे हड्डियों से औजार को बनाया गया। धूसर मृदभांड का प्रमाण मिला है। मेहरगढ़ जिसकी स्थिति अब पाकिस्तान में है, वहाँ पे गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती का प्रमाण मिला है। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिले हैं। महदाहा जिसकी स्थिति वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, गोलाकार झोपड़ी का प्रमाण है। धान के अलावा जौ का भी साक्ष्य मिला है। पशु बाड़ा के भी साक्ष्य है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में स्थिति है। धान की खेती का प्रमाण है वहाँ पे। भारत में ही नहीं विश्व में सबसे प्राचीन माना जाता है इसे। संगनकल्लू कर्नाटक राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पिकली हल कर्नाटक में इसकी स्थिति, राख के ढेर मिले और निवास स्थल के साक्ष्य मिले। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ी मिली है। हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य मिले। सारू तारू असम, आदिम कुल्हाड़ी और चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद जिसकी स्थिति बिहार में है। हड्डी के उपकरण प्राप्त प्राय हिरणों के सिंगों से निर्मित होते हैं। दो आजली असम में कृषि और पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पे मिले। देखिए ये सब जितने भी फैक्ट्स हैं ना, उसे 3-4 बार अगर आप सुनिएगा ना, तो वो सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे। और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जाइएगा तो वहाँ पे आप सही क्वेश्चन खुद ब खुद टिक कर लीजिएगा। तो ध्यान रहे 3-4 बार उसे सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा ईसा पूर्व को BC कहा जाता है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, मतलब चित्रात्मक लिपि है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से मनाया जाता है? पूर्व आर्यकाल से। जब आर्य आए भी नहीं थे उससे पहले भी हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा को करते थे। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा है? तो ये कालीबंगन में। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ जाता है? सौराष्ट्र में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो ध्यान रखिएगा लोहे की प्राप्ति अभी नहीं हुई है। लोहा वैदिक काल के बाद मिलेगा। सॉरी, वैदिक नहीं, ऋग्वैदिक काल के बाद मिलेगा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? वर्गाकार। वर्गाकार आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मणी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ आरंभ की गई थी? तो ध्यान रखिए यह भारत में ही शुरू हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जो अभी इसकी स्थिति पाकिस्तान में। मनपतीटका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह कालीबंगा से। ये सिंह है, सिंह युक्त लिखा गया, थोड़ा सा गलती हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता को अरबों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? उत्तरी काली पॉलिश कृति मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले?
तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है, तो यह सेल खड़ी का उपयोग किया गया। अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख हड़प्पा स्थल जिसके बारे में बराबर एक दिवसीय एग्जामों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता से किसी भी एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन पक्का है। अब देख लेते हैं हड़प्पा, इसकी जो स्थिति है मोंतगोमरी जिला पाकिस्तान में है। इनकी जो खोज या उनकी जो खुदाई की उत्खनन किया वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया, व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट है राय बहादुर दयाराम साहनी। वर्ष 1921 में इसकी खोज हुई। हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी पे है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के जो कुछ साक्ष्य अन्न भंडार मिले हैं, कांसे से बने खिलौने मिले हैं, वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली हुई है, मछुआरे का चित्र है, शंख का बैल है और कांस का दर्पण भी वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, लड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित है। इसकी जो उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी और मार्टिमर और व्हीलर भी है। वर्ष 1922 में इनकी उत्खनन किया गया, खोज की गई और यह जो है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे बसा हुआ है। यहाँ पे जो कुछ साक्ष्य मिले हैं यह बिस्लाल स्नानागार, पुरोहित का आवास, महाविद्यालय मिले हैं, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाला पुजारी की मूर्ति मिली है, चमकते हुए बंदर का चित्र भी यहाँ पे मिला है। लोथल, इसकी स्थिति गुजरात में है, अहमदाबाद जिला में है। रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन किया 1955 और 1962 में। यह भोगवा नदी के किनारे है। गोदीबड़ा, अग्निवेदिका, हठीदंत, फारस की मोहर, घोड़े की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। चोहंद्रो, जिसकी स्थिति पाकिस्तान में है, अनेस्ट मेके और एनजी मजुमदार ने इसका उत्खनन किया। 1931 में इसके खोजा गया। सिंधु नदी के किनारे यह भी है, यहाँ से लिपस्टिक की खोज की गई है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला में है, राजस्थान में। अमल नंद घोष, ब्रजवासी लाल और बीके थापर ने उत्खनन किया 1953 और 1960 में। इसकी जो स्थिति है वो घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, अग्नि हवन कुंड मिला है। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में है। सूरजभान 1969 में इनका उत्खनन किया था, घग्गर नदी के किनारे है राखीगढ़ी। ताम्र उपकरण यहाँ से मिले हैं। हड़प्पा युक्त मुद्रा भी यहाँ से मिली है। कोट दीजी पाकिस्तान में इसकी स्थिति, धुए और फजल अहमद खान ने इसका उत्खनन 1935 और 55 में किया। सिंधु नदी के किनारे कोट दीजी है। किले का साक्ष्य नहीं मिला है। कच्ची ईंटों के मकान और चूल्हे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बनावली हरियाणा, RS बिष्ट ने इसका उत्खनन 1973 में किया, जो सरस्वती नदी के किनारे है। बनावली से हमें मिट्टी का हल मिला है, बैलगाड़ी के पहिए मिले हैं और जौ के साक्ष्य यहाँ से हमें मिले हैं। रोपड़ पंजाब 1955 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया और इसकी जो स्थिति है वो सतलज नदी के किनारे है। यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वो है तांबे की कुल्हाड़ी। देखिए, लोहे नहीं था इस समय तक, इसलिए तांबे की कुल्हाड़ी मिली। रंगपुर, इसकी स्थिति गुजरात में है। SR राव ने उत्खनन 1954 में किया था। भादर या मादर नदी के किनारे है यह रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग और धन की भूसा मिला है, धान का। आलमगीर उत्तर प्रदेश, यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खोज किया 1958 में। हिंडन नदी के किनारे है। रंगन चित्रकारी के यहाँ साक्ष्य मिले। सुतका गेंडोर पाकिस्तान में इसकी स्थिति है। जॉर्ज डेल्स और RS स्टाइन ने 1927 से और 1962 में इसका उत्खनन हुआ, जो है दशक नदी के किनारे है। बेबीलोन से व्यापारी करने का साक्ष्य यहाँ पे मिला है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। जगपति जोशी 1982 में इसकी उत्खनन करते हैं, चनाब नदी के किनारे। यहाँ से जो मिला है वो ब्लेड मिला है। सुतका को बलूचिस्तान में है। जॉर्ज डेल्स इसको उत्खनन करता है, जो 1962 में उसने किया था। सादी कोर नदी के किनारे है। मृदभांड के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। सुरतदा गुजरात, जगपति 1964 में इसके उत्खनन करता है, सरस्वती नदी के किनारे। कलश समाधान यहाँ पे मिला हुआ है। थोड़ा सा वेद सभ्यता के बारे में पढ़ लेते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग होता है?
तीनों वेदों के लिए। ये 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो ध्यान रखिएगा, ये अथर्ववेद से प्राप्त होती है। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है? तो यह अथर्ववेद में है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा पर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और याम का संवाद, ये यम है, यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो यह थे केकई स्थान के। मोक्ष प्राप्त के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो यह उपनिषद में की गई है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान चेनाब नदी के रूप में की गई है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचनाओं का संकलन है? तो सामवेद में संगीत की रचनाएं हैं। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल पे, जहाँ 4 वर्णों की बात होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पुरुष मेघ्य प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से। अब देखिए, कुछ वेद है, इनसे जुड़े कुछ ब्राह्मण है, कुछ सूक्त देख लेते, सूक्त की संख्या कितनी है, फिर उससे ही जुड़े कुछ उपनिषद है, अरण्यक है, अध्येता, इसका जो अध्ययन करने वाले हैं उन्हें क्या कहते हैं, और कुछ वेद के उपवेद भी है। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण, इंपॉर्टेंट ब्राह्मण है, वह कौशितिकय और ऐत्रेय। इसमें टोटल सूक्त जो है 1028 है। ऋग्वेद से जुड़े हुए उपनिषद है कौशितकी और ऐत्रेय। इनके जो अरण्यक है वह है कौशितकी और ऐत्रेय, और इनके अध्येता को कहा जाता है होत्रु। और ऋग्वेद के जो उपवेद है वह है आयुर्वेद और प्रजापति। यजुर्वेद, इनके ब्राह्मण है तैत्तिरीय और शतपथ। उपनिषद जो है वह है तैत्तिरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक, मैत्रेयानी। अरण्यक है इसके तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, शतपथ, और अध्येता है इसके अध्वर्यु कहलाते हैं। धनुर्वेद इसके उपवेद है, जिसको विश्वामित्र ने लिखा है। सामवेद, इसे पंचविश, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहा जाता है। 1810 मंत्र है। इसके जो उपनिषद है वो है केन और छांदोक्य। जैमिनीय और छांदोक्य इसके अरण्यक है सामवेद के, और इसके अध्येता को कहा जाता है उद्गाता। और इसके जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, जिसे नारद ने लिखा है। अथर्ववेद, इसके जो ब्राह्मण है वो है गोपथ। 6000 मंत्र इसमें है। मांडुक्य प्रश्न और मुंडक इसी के उपनिषद है। इसके जो अध्येता है वो ब्रह्म कहलाते हैं। शिल्प वेद, और इसके जो प्रवर्तक है वो है विश्वकर्मा। ये सारे चीज़ तथ्य याद रखिएगा, नहीं याद हो तो 2-3 बार उसे सुनिएगा, आपके दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगा। इराक से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बोगज कोई अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? अंग और मगध। गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में पहली बार हुआ है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास बलि और कर्मकांड में था। 10 राज युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे आज रावी नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत पशुपालन और कृषि था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया था? जौ के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली का नाम क्या था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किस को युद्ध का देवता समझा जाता था? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों को सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद ग्रंथ से लिया गया। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्रह्म लिपि में मिलता है? तो यह ऐत्रेय ब्रह्मा में मिलता है। शुल्लभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। अस्तो मा सदगमय वाक्यांश बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। याज्ञवल्क्य की गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये जो गार्गी है ये विदुषी महिला है।
वैदिक काल में सबसे लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो द्विज श्रेणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शामिल थे। शूद्र इस श्रेणी में शामिल नहीं थे। सुलभ सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अब देख लेते कुछ प्राचीन नदी जिन्हें ऋग्वेद में या वैदिक काल में किन नामों से जाना जाता था और आज उनके नाम क्या है। देखिए, प्राचीन नदी, इन्हें वितस्ता के नाम से जाना जाता था और इनका जो आधुनिक नाम है वो हम झेलम के नाम से जानते हैं। विपाशा, व्यास के नाम से इसे आज हम जानते हैं। द्विशद्वती, इसे हम घग्घर के नाम से आज जानते हैं। कुरुभु नदी को हम आज कुर्रम नदी के से जानते हैं। यह अफगानिस्तान के हिस्से में बहती है। कुंभा नदी, उसे हम काबुल के नाम से जानते हैं। सदानीरा को गंडक के नाम से आज जानते हैं। अस्किनी को हम चिनाब के नाम से जानते हैं। सतुदरी को सतलज के नाम से जानते हैं। गोमल को आज भी हम गोमल के नाम से ही जानते हैं। सिंधु को सिंधु नदी या सिंध नदी या इंडस के नाम से जानते हैं। सरस्वती को घग्घर के नाम से जानते हैं। सुषोमा को शोहन के नाम से जानते हैं और सुवास्तु नदी को आज हम स्वात नदी के नाम से जानते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, आदिनाथ। देखिए, यहाँ से जैन धर्म के बारे में है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान से रखिए, पढ़िएगा। और बौद्ध धर्म को भी यहाँ से भी देखा गया है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का ही मिलेगा आपको। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अनेकतावाद किस धर्म मूल सिद्धांत का दर्शन है? जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। त्रिरत्न सिद्धांत, जिसके अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान है, यह किस धर्म से है? तो यह जैन धर्म से है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किस संप्रदाय था? जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा जैन स्थल सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के बाद निर्मित श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो यह प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ। ध्यान रखिएगा, जैन में दो संगति हुई है, दो सम्मेलन हुए हैं। प्रथम हुई है 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय संगति 512 एडी में हुआ। इसका जो स्थान था वो बल्लभी गुजरात में हुआ और यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण थे। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म का जो स्थापना है वो ऋषभदेव ने किया हुआ था। इसके टोटल 24 तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी से कुछ रिलेटेड तथ्य के बारे में हम जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल था वो वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता का नाम था वो था सिद्धार्थ और सिद्धार्थ जो थे वज्य संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता जो थी वो त्रिशाला थी, लिच्छवी शासक चेटक की बेटी थी। बचपन का नाम महावीर स्वामी का था मर्धवान महावीर। पत्नी यशोदा कुंडरीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, जिसे अन्नोजा के नाम से भी जाना जाता है। इनको जो उपाधि मिली है महावीर जी को वो है कैवल्य, जिसे कहा जाता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति को ही कैवल्य कहा जाता था। जिसे विजेता कहा जाता है, निर्ग्रंथ बंधन रहित होने वाले को कहा जाता था। अहर्त मीन्स पूज्य थे। ये कुछ उपाधियां इन्हें मिली थी। निर्वाण प्राप्ति उन्होंने पावापुरी बिहार में की 72 वर्ष की आयु में। 468 में सस्तीपाल के यहाँ, यह मल्ल गणराज के क्षेत्र में उस समय था। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध और जैन धर्मों का प्रसिद्ध स्थल है? कौशाम्बी। 16 महाजनों पद का उल्लेख भगवती सूत्र नामक जैन रचना में मिलता है। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया गया था? तो यह आजीविकों के आवास के लिए था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। देखिए, टोटल 4 महाव्रत थे जो पार्श्वनाथ ने दिया था, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। बाद में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा था ब्रह्मचर्य। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे 24 है, 24 आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ 3 याद रखने हैं। संस्थापक कौन थे? 23वां, जिन्होंने 4
महाव्रत दिए, और महावीर स्वामी जो 24वें थे उनके बारे में पूरा याद रखना है। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिल रहा? हाथी गुम्फा अभिलेख में। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र और भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाए? तो स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक के रूप में। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की भावना से। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन है? तो महायान संप्रदाय उसे ईश्वर के रूप में पूजता है। किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ अस्थावीरवादी और महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हो गया? तो ये द्वितीय संगति में। ध्यान रखिएगा, बौद्ध टोटल 4 संगति हुई है। बाद में हर्षवर्धन के काल में भी 2 संगति होगी, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये 4 संगति है। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था से। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए? तो यह उदयन के राज्यकाल में आए थे। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी। बौद्ध के रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसके रचनाकार है अश्वघोष। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो यह रुमनदई स्तंभ अभिलेख से यह समझ में आता है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा महायान करते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखा गया? प्रथम उपदेश। बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा की शुद्धता और पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव सर्वप्रथम बौद्धों ने रखी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र परिवर्तन से है और यह बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है। बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? तो यह वैशाली में दी गई। अब देख लेते हैं थोड़ा महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। जन्म महात्मा बुद्ध का जो हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में। कपिलवस्तु वर्तमान में, और इसकी जो है वो रुमनदई अभिलेख से पता चला है, और इसकी स्थिति जो है वो नेपाल में। पिता शुद्धोदन थे, शाक्यों के राज कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम माया देवी थी, कोलिय गणराज की पुत्री थी। बचपन का नाम बुद्ध का सिद्धार्थ था। पालन पोषण जो है उनका विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी जो पत्नी का नाम था यह था यशोधरा, कोलिय गणराज की राजकुमारी। पुत्र राहुल था, सारथी चन्ना था, घोड़ा का नाम कंथक था। ज्ञान जो प्राप्ति हुआ था वो गया, जिसे आज हम बोध गया कहते हैं, ये बिहार में है। ये जो बोध गया है वो निरंजना नदी के तट पे। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपतन था, जिन्हें आज हम सारनाथ के नाम से जानते हैं। शिष्य आनंद और उपाली था। धर्म प्रचार का स्थल था शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी, कौशलराज। इन्हीं जगहों पे उन्होंने अपना प्रचार किया था। जीवन का अंत महापरिनिर्वाण जो हुआ था 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में। टोटल 4 बौद्ध संगति हुए हैं। ध्यान रखिएगा, जिस दिन बौद्ध महावीर बुद्ध मरे उसी साल पहला बौद्ध संगति हुआ 483 ईसा पूर्व में। इस जो स्थान था वो राजगिरी, इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, और उस समय का जो शासक था वो था अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति हुई 383 ईसा पूर्व, 100 साल के बाद वैशाली में हुई। उसके अध्यक्ष थे साब कमीर। उस समय शासन था काल अशोक का। फिर तृतीय बौद्ध संगति हुई 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। अशोक उस समय का शासन था। ध्यान रखिएगा, सेकंड में ही स्थावीर और महासंघिक में इनका विभाजन हुआ। चतुर्थ में महायान और हीनयान में विभाजन हुआ, और यहाँ पे इनके त्रिपिटक लिखे गए थे तृतीय में अशोक के समय में। चतुर्थ 98वें ईस्वी में हुआ। कुंडलवन, जिसे हम कश्मीर के नाम से जानते हैं, उस समय के अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उस समय जो शासन कर रहा था वो था कनिष्क। ध्यान रखिएगा, शुरुआती 3 जो हुए थे वो बिहार में हुए थे, चतुर्थ जो हुआ था कश्मीर में हुआ था।
नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में। बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई? जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो यह नागार्जुन था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? कनिष्क। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी इसमें किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया? नागार्जुन को। अब देख लेते हैं, उनके 3 त्रिपिटक लिखे गए थे जिनमें बुद्धों के बारे में जानकारी दी थी। तो सबसे पहले त्रिपिटक में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आता है। सूत पिटक जो है पिटकों में सबसे बड़ा है और इसमें जो है बुद्ध के उपदेश लिखे गए और बुद्ध ने जिस किसी के साथ संवाद किया है, बातचीत किया है, उनका संकलन किया गया है। विनय पिटक में सबसे छोटा है यह विनय पिटक। बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम निषेध का संकलन है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभिधम पिटक में ठीक ठाक है, मतलब न बड़ा है न छोटा है, बीच में इसकी स्थिति है। बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। तो 3 पिटक है, ध्यान रखिएगा, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और प्रतीक थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, घटना गर्भ, इसका जो प्रतीक है वो हाथी है। यौवन घटना का जो प्रतीक है वो है सांड। जन्म घटना जो हुआ वो इसका जो प्रतीक है वो कमल है। और समृद्धि घटना का प्रतीक है शेर। निर्वाण का है पदचिन्ह प्रतीक। मृत्यु जो हुआ इसका जो प्रतीक है वो है स्तूप। प्रथम प्रवचन इसका जो प्रतीक है वो है चक्र। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। और ज्ञान बौद्धि वृक्ष इसका प्रतीक है। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी का। ये 4 घटनाओं ने बुद्ध को बदल दिया था। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वैलुवन नामक महाविहार बनवाया था? बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? वैशाली में। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबंधित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। देखिए, मैं हर टॉपिक का है ना आपको डिटेल से चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ये एग्ज़ाम दृष्टि से, रिवीजन दृष्टि से कम समय में आपके लिए उपयोगी है ये ऑनलाइन है। लेकिन जैसे आपके पास समय है तो पूरा डिटेल से जाइए और हमारे चैनल पे इसे पढ़िए। उपोषण का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्म पानी के नाम से। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ सिक्किम में स्थित है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को तारा कहा जाता है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को मान्यता दी गई है? सर्वास्तिक को। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? नवधर्म से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो यह प्रतिसमुत्पाद के नाम से जाना जाता है। संसार की सभी वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। नैनार कौन है? शैव उपासक। मतम मयूर से क्या तात्पर्य? प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय को मतम मयूर से भी जाना जाता था। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा गुप्त काल में शुरू हुई। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को डायोनिसस की उपाधि दी या संज्ञा दी। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर को बताया गया? अरिष्ट नेमि को। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती देव और उसकी शक्ति के योग के प्रतीक है। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? नैनार संतों की। नैनार संतों की कुल संख्या थी 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? शुंग और सातवाहन काल में। देखिए, उस समय कुछ दर्शन भी चल रहे थे और ये टोटल दर्शन थे 6 दर्शन। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। सांख्य दर्शन,
आधार ग्रंथ है इसका सांख्य सूत्र, और इनके जो प्रतिपादक थे वो थे कपिल मुनि। तो ध्यान रखिएगा, दर्शन और कम से कम प्रतिपादक। न्याय दर्शन आधार ग्रंथ है न्याय सूत्र, और इसका जो प्रतिपादक है वह है गौतम, अक्षपाद गौतम। योग दर्शन योग सूत्र पतंजलि इसके प्रतिपादक है। वैशेषिक दर्शन वैशेषिक सूत्र पे है, आधार ग्रंथ है ये, और कनाद या उलुक इसके प्रतिपादक है। मीमांसा पूर्व मीमांसा सूत्र इसका आधार ग्रंथ है। जेमिनी इसके प्रतिपादक है। वेदांत ब्रह्म सूत्र आधार ग्रंथ है। बदराण्य इसके प्रतिपादक है। विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक, देखिए उस समय जो कुछ संप्रदाय भी चल रहे थे, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म था ही, इसके अलावा भी बहुत सारे संप्रदाय चल रहे थे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम परीक्षा के लिए उपयोग है, उन्हें ही मैं यहाँ पे लाया हूँ। संप्रदाय आजीवक मखलीपुत्र घोषाल ने इसकी स्थापना की थी। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप थे संस्थापक। यदृच्छावाद आचार्य अजित केस कंबलीन इसके संस्थापक थे। भौतिकवादी पगुत कच्चायन इसके संस्थापक थे। अनिश्चयवादी संजय वेठलीपुत्र इसके संस्थापक थे। देखिए इसमें से बराबर कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है, तो इन सारे तथ्यों को जब तक आप 2-4 बार नहीं सुनेंगे वो तथ्य आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे। और मैं एक काम और करूँगा, जितने भी टॉपिक है जिससे भी इम्पोर्टेंट 30 साल या 35 साल से जो MCQ एग्जाम में आ रहे हैं, मैं उनका एक अलग से वीडियो MCQ बना दूंगा। उसे इस अध्याय को देखने के बाद आप उसे भी देख लीजिएगा, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? श्री कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? तो छांदोग्य उपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? गुप्त शासकों को। कर्म का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो मीमांसा दर्शन से यह संबंधित है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता में। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, नेमिषारण्य जगह का नाम था, जिसकी स्थिति सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9, जिसे नवधा भक्ति भी कहा जाता है। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया? तो हेराक्लीज के नाम से। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार अलवार संतों ने किया। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार, लगभग 544 से 549 पूर्व। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम क्या था? अस्मक। यह दक्षिण भारत का स्थित एकमात्र महाजनपद था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? उदयन ने। उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? तो यह उज्जैन से है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किसका शासन था? नंद वंश का। उस समय जो नंद वंश का शासक था वो था घनानंद। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया? बिंबिसार ने। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध के किस शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और बाद में उसकी भी हत्या कर दी गई? अजातशत्रु की। सिकंदर और पोरस की सेनाओं के मध्य झेलम नदी के तट पे एक भयानक युद्ध हुआ था। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? तो महापद्म नंद को। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका था। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हुआ। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज या जनेन्द्रमीज के नाम से किया? घनानंद का। देखिए उस समय टोटल 16 महाजनपद थी, और इनकी जो राजधानियाँ हैं और इनके जो वर्तमान नाम है उनके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल है। जैसे अंग महाजनपद, इनकी राजधानी चंपा थी, प्राचीन नाम मालिनी, और आज हम इसे मुंगेर के नाम से जानते हैं। मगध गिरिव्रज, और आज हम गिरिव्रज को राजगिरी के नाम से जानते हैं। मल की राजधानी कुशीनाड़ा, पावापुरी, यह आज देवरिया गोरखपुर में। काशी की राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी आज भी वाराणसी या बनारस के नाम से ही जाना जाता है। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, अयोध्या। पांचाल की राजधानी थी उत्तरी पांचाल, जिसे अहिच्छत्र के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पांचाल कामपिलई के नाम से जाना जाता है। कुड़ू की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा। वज्जी को विदे व मिथिला के नाम से जाना जाता था। मत्स्य, उसकी राजधानी थी विराटनगर।
वत्स इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। सूरसेन इसकी राजधानी थी मथुरा। चेदी की राजधानी थी सोथिवती। अश्मक की राजधानी थी पोतान या पोटली। अवंती की राजधानी थी उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती उज्जैन और दक्षिणी अवंती महिष्मती। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, पाकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा इन महाजनपद के बारे में और इनकी राजधानियों के बारे में। वृहद स्तर पर केंद्रीय प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य के बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन विशाखा दत्त ने किया। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र में स्थित है। मैकियावली की प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी से निर्मित था। सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध, अफगानिस्तान और प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा से पराजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया। कुम्हरार नामक स्थल किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो सम्राट अशोक ने। सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया? जस्टिन ने। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्यकालीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष का क्या काम था? माप तोल का। किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा जाता था? मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ। यह स्थान कहाँ स्थित है? पेशावर, पाकिस्तान में। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? देव नाम पिए पियदस्सी, देवों का प्यारा नाम से। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासन आदेश जारी किए? अशोक ने। वह कौन सा स्तंभ है जिसे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाबरू स्तंभ जो राजस्थान में है। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ध्यान रखिएगा इस तथ्य को। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामंत्रु की नियुक्ति की सूचना मिलती है? 5वें बृहद शिलालेख से। गुर्जर लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीता अध्यक्ष के द्वारा। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालसी से। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? अर्थशास्त्र। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण, नाविक गतिविधियों का वर्णन है? इंडिका, जिसको मेगास्थनीज ने लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया था? जैन धर्म का। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। गांवों के शासन को स्वायत्त शासित पंचायतों के माध्यम से संचालित करने का व्यवस्था का सूत्रपात मौर्य वंशों ने किया था। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया था? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। भाग और बलि किसके प्रमुख स्रोत है? राजस्व के स्रोत है। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। बाद में इसका जीर्णोद्धार अशोक ने भी करवाया था। प्राचीन भारत में किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? तो अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। अशोक के अभिलेखों में किस दक्षिण राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिण राज्यों का उल्लेख प्राप्त है? सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो यह रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था अलेक्जेंडर।
सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था वो कहाँ का शासक था? तो सीरिया बेबीलोन का शासक था। अशोक के पश्चात देवनामप्रिय की उपाधि दशरथ ने ली। दशरथ अशोक का पुत्र था। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तो तक्षशिला। अपने ऊपर आश्रित बच्चों और पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? कौटिल्य ने। खुरष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? अरमाइक भाषा से। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त के। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? तो बैक्टीरियन शासकों का। मौर्य शासक व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य था सिक्कों का परीक्षण करना। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था वो था बिंदुसार। मौर्यकालीन कुछ अधिकारी देख लेते जिन्हें तीर्थ भी कहा जाता था। मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहलाते थे और अर्थशास्त्र में इनकी संख्या 18 है। पहला अधिकारी था मंत्री, पुरोहित। ये जो था वो प्रधानमंत्री और प्रमुख धर्माधिकारी था। सेकंड था युवराज, राजा का उत्तराधिकारी होता था। सन्निधाता, राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी होता था। समाहर्ता, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वित्त मंत्री भी कर संग्राहक भी होता था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था। प्रतिष्ठा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नायक, सेना का संचालक होता था और नगर की रक्षा का अध्यक्ष भी होता था। सेनापति, सेनाध्यक्ष होता था, सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अंतर्वर्षिक, सम्राट का अंगरक्षक होता था और सेना का प्रधान अधिकारी भी होता था। कर्मांतिक, उद्योग धंधों और कारखानों का प्रधान निरीक्षक होता था। प्रशासता, राजकीय आज्ञा को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला होता था। दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। दुर्गपाल, देश के भीतर जो भी दुर्ग है उनका प्रबंधक करता था। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। आटविक, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दोवारिक, राजमहल का प्रबंध और देखभाल करने वाला होता था। अब देखिए अशोक के कुछ अभिलेख खोजे गए हैं, तो ये अभिलेख सिर्फ याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है तो आपको खोज करता याद रखना है। ये नहीं याद रखना है कि किस ईस्वी में खोजे गए। तो अशोक के शिलालेख, धौली अभिलेख किट्टो ने खोजा, भाबरू अभिलेख कैप्टन बर्ट ने खोजा, बराबर और नागार्जुनी गुफा हैरिंगटन ने खोजा, दिल्ली टोपड़ा कैप्टन पोलियर ने, दिल्ली मेरठ स्तंभ अभिलेख पेड्रे टिपेंथलर ने, मानसेहरा कैप्टन ले ने इसको खोजा, कालसी अभिलेख जॉन फॉरेस्ट ने, रुमनदई फीहरर ने, जौनागढ़ अभिलेख सर वाल्टर इलियट ने, गिरनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टाड ने, शाहबाजीगढ़ का अभिलेख फ्रांसीसी अधिकारी ने, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख टीएस बर्ट ने, मास्की अभिलेख बिडेन ने, निगाली सागर फीहरर ने, रामपुरवा का अभिलेख क्राइलर ने और सारनाथ स्तंभ जो खोजा था वो आर.एल. स्टाइन ने खोजा था। अब देखिए कुछ मौर्यकालीन अधिकारी और उनके विभाग। सीताध्यक्ष कृषि विभाग से जुड़ा हुआ था। अकड़ाध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान होता था। शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान होता था। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था और संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। अब कुछ अशोक की उपाधियां मिली हुई है। अब देखिए अशोक की जो उपाधि है वो अशोक जो है वो मास्की लघु शिलालेख में है। देवनाम प्रिय अशोक राजा गुर्जर लघु शिलालेख में है। अशोक मौर्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। प्रियदस्सी राजा बराबर गुहा लेख में। प्रियदस्सी राजा मगध भाबरू बेराट लघु शिलालेख में। प्रियदस्सी राजा कंधार बृहद शिलालेख में। अशोकवर्धन नाम पुराणों में है। राजा अशोक नेट्टूर लघु शिलालेख में लिखा गया है और राजा अशोक देव नाम प्रिय उद्गोलम लघु शिलालेख में है। तो ये कुछ उपाधियाँ रही जिसपे से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौर्यकालीन मुद्रा, देखिए चांदी के 4 तरह की मुद्राएं थी जिसे पन, अर्धपन, पाद और अष्टभाग कहा जाता था। तांबे की भी 4 तरह की मुद्राएं थी जिसे मासक, अर्धमासक, काकनी, अर्धकाकनी के नाम से जाना जाता था। शिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है? मत्स्य पुराण। सातवाहनों की राजधानी अमरावती में थी।
सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी। कुषाण शासक कनिष्क का राज अभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था और यहीं से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। विक्रम और शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर शासन किया। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया? तो पान पाऊ ने। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो यह थी कुषाण की। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से। कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित थे। प्रथम ईरानी शासक डेरियस प्रथम था। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किसके लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। किसके सिक्के पर देवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण शासक। चतुर्भुजी के सिक्के किसने चलाए? हुविस्क ने। बुद्ध का अंकन किसके सिक्के पर हुआ है? कनिष्क के सिक्के पर। योद्धे सिक्के पर किस देवता का चित्रण मिलता है? कार्तिकेय के। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। भीम और वहाँ का जो शासक था वो था भीम कडफिसस। कनिष्क का राजवेद कौन था? चरक। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? महायान बौद्ध संप्रदाय। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियार और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ? शुंग वंश का। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो मिनांडर। देखिए, मौर्य के बाद कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे। ये थे हिंदवन, जो 190 ईसा पूर्व में भारत में इनका आगमन होता है और इनका जो मूल निवास था वो बैक्टीरिया अफगानिस्तान में था। इसके जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे वो थे मिनांडर और इसकी जो राजधानी थी सियालकोट में। इसके बाद सक्सिथियन आए 90 ईसा पूर्व में। सीरिया के ये मूल निवासी थे, ईरान और सीरिया के। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था इसका नहपान। पश्चिम भारत में इनका शासन स्थल था। महाराष्ट्र से प्राप्त अभिलेख तथा सातवाहन अभिलेखों में इनके उल्लेख है। इसके बाद जो आए वो थे पार्थियंस, जिन्हें पहलव भी कहा जाता था। पहली सदी के आसपास ही आए थे। ईरान में ही इनकी स्थिति थी और इनके जो सर्वाधिक शासक थे, प्रसिद्ध शासक, वो थे गॉर्डो फर्निस। बेग्राम अफगानिस्तान में विशाल संख्या में इनके सिक्के मिले। इसके बाद जो आए वो थे कुषाण, जिन्हें यूची भी कहा जाता है, 15 ईस्वी में। चीनी तुर्किस्तान से ये आए थे। कनिष्क इसके सबसे फेमस राजा थे और इनकी जो राजधानी थी उज्जैन वर्तमान में, और वहाँ और पेशावर इनकी राजधानी थी। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक था श्रीगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्राचीन भारत में गुप्त का वंश को स्वर्ण युग का शासन काल कहा जाता है। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? 275 से 550 ईस्वी तक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। कौन से गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा को एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से, पतन का मतलब बंदरगाह, से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से। भारत में स्थित किस अभिलेख से समुद्रगुप्त के शासनकाल और विजय का अभियान का उल्लेख मिलता है? प्रयागराज प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार। दिल्ली की कुव्वत उल मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां, जैसे श्रीगुप्त को आदिराज महाराज कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य विक्रमांक कहा जाता था, स्कंदगुप्त को शकरादित्य शक्रोपम कहा जाता था, समुद्रगुप्त को परम पराक्रमक कहा जाता था, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य और चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत। चंद्रगुप्त के नवरत्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? छपनक। शक और गुप्त संवत में कितना अंतर है? 242 वर्ष। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम था रूपक।
कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तंतुवाय। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या था? सामंतवाद का प्रसार। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए? प्रवर सेन प्रथम ने। कायस्थ शब्द का उल्लेख मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ से मिलता है। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर बिठूर कानपुर में स्थित है। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? व्यापारिक मंडी के कारण। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जहाज रवाना होता था? तो यह ताम्रलिप्ति जो बंगाल में है। किस चीन यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? फाहियान ने। भारत हिंदू देवी देवता को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल में बना? गुप्त काल में। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? रेशमी कपड़े। गणराज्यों के अंत के लिए समुद्रगुप्त उत्तरदायी था। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट था। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप अजंता में मिलता है। किसके सिक्के में हीन धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? अश्वगंध गुप्त। गुप्त काल में लिखे संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस कारण से सकारी कहा गया है? शकों पर विजय के कारण। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बताया गया? प्रयाग अभिलेख में। हुन ने गुप्त के किस शासक के काल में आक्रमण किया? तो स्कंदगुप्त के काल में। गुप्त काल में श्रेणियों में बड़ी संस्था जिसके शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? निगम। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूदान से। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ था? गुप्त काल में। बड़ा गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में कराया गया था? भगवान विष्णु के। देख लेते हैं गुप्त काल के कुछ समकालीन वंश थे, गुप्त काल के ही समकालीन चल रहे थे। जैसे वाकाटक वंश, इसकी स्थापना 255 ईस्वी में हुई और इसके जो संस्थापक थे वो थे विंध्य शक्ति। नाग राजवंश 305 में स्थापना हुई, भवनाग ने इसकी स्थापना की। त्रिकूटक, इसकी स्थापना 415 में इंद्रदत्त ने की। हुन की स्थापना तोरमान ने की 500 ईस्वी में। सालकायन, इसकी स्थापना देव बर्मन ने 300 ईस्वी में की और माथुर की स्थापना अच्युत ने 325 में की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? घोड़ों का। मोखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? कन्नौज। कनिष्क के बाद किस शासक ने कन्नौज और प्रयाग में बौद्ध सम्मेलन कराया? सम्राट हर्षवर्धन ने। बाल विवाह की प्रथा किसके काल में आरंभ हुई? कुषाण काल में। भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के उपकरण के लिए प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर को माना जाता है। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता बाणभट्ट थे। हर्ष का शासनकाल 606 से 641 ईस्वी तक रहा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। कवि बाणभट्ट औरंगाबाद के निवासी थे, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को किसने दक्षिण के अभियान से रोका? पुलकेशियन द्वितीय ने। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में आया था? सम्राट हर्षवर्धन के। भारत में नारियल की खेती सातवाहन काल से आरंभ हुई। कोसई शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता था। गुप्तोत्तर काल में व्यापारिक केंद्र कन्नौज में स्थित थे। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था मथुरा। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? ग्राम सभा के हाथ में। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की? ह्वेनसांग ने। चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार का भ्रमण 672 ईस्वी में किया। हर्ष कौन कौन से नाटक का रचयिता है? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। किस काल में जजवानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? यह उत्तर गुप्त काल में हुआ।
चीन में दूत भेजने वाले शासक। देखिए भारत के बहुत सारे शासकों ने अपने पड़ोसी देश चीन में कुछ दूत भेजे, जैसे हर्षवर्धन ने पुष्यभूति वंश का था, इसने चीन में अपने दूत भेजे। नरसिंहद्वित जो पल्लव वंश का था, यशोवर्मन, कन्नौज नरेश, इन्होंने भी चीन में दूत भेजे, और कुलोत्तुंग प्रथम ने भी जो चोला वंश का था उन्होंने चीन में अपने दूत भेजे थे। खजुराहो का मानतेगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कन्हेरी में स्थित है। पालीताना मंदिर भावनगर में स्थित है। त्रिमूर्ति के नाम से एलिफेंटा गुफा प्रसिद्ध है। खजुराहो का मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? चंदेल शासकों ने। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर और गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध और जैन से। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? नेपाल, काठमांडू में। बौद्ध गुफा मंदिर में कौन सबसे प्रसिद्ध है? अजंता, इसकी स्थिति महाराष्ट्र में। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। प्रसिद्ध निमिषरानीय तीर्थ सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? कैलाश मंदिर, एलोरा को। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। अंकोरावाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। किस धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म को। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव बर्मन ने करवाया था। काला पैगोडा के नाम से कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। भुवनेश्वर और पुरी मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। ध्यान रखिएगा, 3 शैली प्राचीन भारत में थे मंदिर निर्माण के, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में गोपुरम का क्या तात्पर्य है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों ने बनवाया था? तो पल्लव शासकों ने। प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य है। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल सोनगिरी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी, कर्नाटक में। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द को निर्दिष्ट करता है तो मंदिर रचना शैली को। गंगे कोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल ने करवाया। राजा राज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। बोरोबदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश। ममल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पांड्य राज किसके लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस प्रकार की है? चतुर्भुज की। कवि कालिदास के नामों का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। चोलों का राज किन क्षेत्रों में विस्तृत था? कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल वंश। चोल साम्राज्य का अंत था किसने किया? मलिक काफूर ने। यह अलाउद्दीन खिलजी का दास था। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में बहुत से किन शिलालेखों में? उत्तर मेरूर। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए? कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था राजेंद्र प्रथम ने। संगम साहित्य में किस दक्षिण राजवंश का उल्लेख नहीं है? तो कदम का उल्लेख नहीं है। धार्मिक कविताओं का संकलन कूड़ल तमिल भाषा में लिखा गया है। कंदम राजाओं की राजधानी वनवासी था। तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन था? तो कंबन। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो कुलोत्तुंग प्रथम ने। दक्षिण भारत में ग्राम प्रशासन के लिए कौन जाने जाते हैं? चोल। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तलकोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? चोल और राष्ट्रकूट के मध्य। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से दी पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया? अरिका मेडू ने। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी कौन है? तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो मणिमेखले।
दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो पांडे राजाओं ने। तोलकप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण और काव्य से। किस नदी को पांडे राज की जीवन रेखा कहा जाता है? वेंगी नदी को। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? पंपा, पोन्ना और रन्ना। संगम काल के चोल शासकों ने सबसे प्रतापी शासक कौन था? करिकाल। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक पेरुंदवेनार था। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कूड़ल के लेखक तिरुवल्लुर थे। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? शैव। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों की रचना काल क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक। 100 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक। कहीं कहीं आपको 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक भी मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा इस तथ्य को। संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता के साम्य है? यह स्कंद, और इनके जो अन्य नाम है वह कार्तिकेय, कुमार और सुब्रमण्य। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूमि को मरुंदम कहा जाता था। संगम युग में चोल राजा की राजधानी उड़ीयूर में पुहाड़ स्थानांतरित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो करिकाल को। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? वस्त्र उद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारी को क्या कहा जाता था? यवन। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पल्ले के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? तो करिकाल के द्वारा। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन मिलता है परिपादल में। किस पांडे शासक ने समुद्र पूजा आरंभ की थी? नेडियोन ने। अब देखिए कुछ संगमकालीन प्रचलित शब्द है, जैसे वरियम। वरियम का जो यूज है वह क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला जो टैक्स था उसके हिसाब से लिया जाता था। कड़ाई शब्द का यूज भू राजस्व, लगान, जो उस समय दक्षिण भारत में उपज का 1/6 भाग था और राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, उसके लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता था। इराई शब्द का प्रयोग सामंतों द्वारा लिया जाने वाला टैक्स था और युद्ध में जो माल लूटा जाता था उसमें जो हिस्सा बनता था उसमें को कहा जाता था इराई। इराबू ये जबरदस्ती लिए जाने वाला उपहार था। उल्गू या संगम सीमा शुल्क था या मार्ग टैक्स था। राज्य की आय का दूसरा सबसे प्रमुख स्रोत था। सबसे पहला प्रमुख स्रोत था कड़ाई और दूसरा था उल्गू या संगम। कदमई या पाडुवडू राजा को दिए जाने वाला शुल्क था। माववेली भूमाप की इकाई थी और कलम अनाज के तौल की इकाई थी। अब कुछ संगमकालीन प्रमुख साहित्य देख लेते हैं, जैसे तिरुकुरुल या कुरल, इसके रचनाकार थे तिरुवल्लुर। अहनानुर रुद्र सरवन। तोल्काप्पियम के रचनाकार थे तोल्काप्पियर। जीवंक चिंतामणि के रचनाकार थे तिरुतक देवर और शिल्पकादिरम के रचनाकार थे इलांगो आदिगल और मणि मेखले के रचनाकार थे सितले संत्रनार। मरुगर्रु पद्दे के रचनाकार थे नक्कीरर। अब देखिए दक्षिण भारत के अभी जो भी हमने पढ़ा वो अधिकांश हमने उत्तर भारत के इतिहास के बारे में जाना। जो भी वंशों के बारे में पढ़ा वो उत्तर भारत के वंशों के बारे में पढ़ा था। लेकिन प्राचीन काल में मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में भी कई वंश आए, तो ये उन वंशों का कर्म है, उनकी राजधानी और उनके संस्थापक है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट वंश बाद में आया चोल वंश। इनकी राजधानी थी तंजौर और इनका जो संस्थापक था चोल वंश का विजयालल। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु और पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी और इसकी जो राजधानी थी वो थी मानिकखेत। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी और इसका जो राजधानी था वो था द्वार समुद्र। काकतीय वंश इसकी स्थापना थी बिट्टा प्रथम ने की थी और काकतीय वंश का राजधानी था अमकोड। गंगवंश की स्थापना ब्रजहस्त पंचम ने किया था और गंगवंश की राजधानी थी कुबलाल तलकाट। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी और इसकी जो राजधानी थी मुंगेर। सेन वंश की स्थापना सामत सेन ने की थी और इसकी जो राजधानी थी वो थी लखनऊ थी। पांडे वंश की स्थापना नेडियोन ने की थी और इसकी जो राजधानी थी पांडे वंश की वो थी मदुरै। गुर्जर प्रतिहार वंश इसकी स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी और इसकी जो राजधानी थी गुर्जर प्रतिहार वंश की वो थी कन्नौज। चालुक्य वंश जो 3 जगह था, एक कल्याणी, एक बादामी और एक विकिवेंगी। चालुक्य वंश व कल्याणी की जो स्थापना थी वो तेलप द्वितीय ने इसका संस्थापना किया था और चालुक्य वंश कल्याणी जो था वो मानिकखेत कल्याण में इनकी राजधानी थी। बादामी के चालुक्य की स्थापना जय सिंह प्रथम ने की और बादामी की जो
राजधानी थी वो थी वातापी। वेंगी के चालुक्य की स्थापना विष्णुवर्धन ने की और वेंगी चालुक्य की जो राजधानी थी वो थी वेंगी। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी और गढ़वाल की राजधानी थी वाराणसी। सोलंकी वंश की राजधानी अहिनलवाड़ था और सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज ने किया था। परमार वंश का राजधानी धारानगरी था और परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने की थी। कलचुड़ी वंश की स्थापना कोक्कल ने की थी और कलचुड़ी वंश की राजधानी थी त्रिपुरी। चौहान वंश की राजधानी अजमेर या अहिच्छत्र थी और इनका जो स्थापना था चौहान वंश का वो था वासुदेव ने किया था। और चंदेल वंश का स्थापना नन्नुक ने किया था और चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो या महोबा। हिंदू विधि एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? जिमुत वाहन। मेरु तुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? गुजरात के शासकों का। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन थे? संध्याकर नंदी। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? जोनराज और श्रीवर्ण। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि थे। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबदाई थे। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते हैं? लक्ष्मण सेन। मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? पाली का। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता हर्षवर्धन थे। शिल्पदिकारम के लेखक इलांगो थे। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक था। विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो वृहत संहिता को। सोदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। मनुस्मृति मुक्तक किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिलिंद तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है? नागसेन। कश्मीर में हिंदू राज का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? कल्हन की राजतरंगिणी से। गाथा सप्तशती नामक पुस्तक मुक्तक काव्य की रचना किसने की है? तो हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो भास्कराचार्य। अब देखिए कुछ गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और कुछ रचनाकार हैं। जैसे कालिदास ने मालविका अग्निमित्र नामक रचना की। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहारम, कुमार संभव, रघुवंशम और विक्रम उर्वशियम की रचना की। विशाखा दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम की रचना की। दंडिन ने 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन की रचना की। सिद्धसेन ने न्यायावतार की रचना की और भास ने स्वप्नवासवदत्तम और चारुदत्तम की रचना की। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। चरक ने चरण संहिता, आर्यभट्ट ने ब्रह्म सिद्धांत, बुद्ध घोष ने विशुद्धिमग्ग, अशंग ने योगाचार, भास ने उड़ुभंग, भारवी ने किरातार्जुनियम, अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की। वत्स भट्टी ने रावण वध की। चंद्र गोमिन ने चंद्र व्याकरण की रचना की। वाराह मिहिर ने वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना की। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिम की रचना की और शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। आधा के खेल के तू खा के आधा खा के रख दिले।